शब्द पे हम बात कर रहे हैं। सर, सबसे पहले एक सवाल जो हमारे बीच में आता है कि शब्द कैसे वेलबींग में भूमिका निभाते हैं। 2014 का एक वीडियो पिछले दिनों मेरे व्हाट्सएप पे, आपके व्हाट्सएप पे चल रहा था, जिसमें सुषमा स्वराज जी का एक स्पीच था जी। उसकी कुछ पंक्तियां थी। वो कह रही थी, मेरे भाई कमलनाथ जी जी अपनी शरारत से इस सदन को उलझा देते हैं, जी आदरणीय शिंदे जी अपनी शराफत से उसे सुलझा देते हैं, और इस शरारत और शराफत के बीच बैठी हुई सोनिया जी की मध्यस्थता, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सौम्यता और आदरणीय आडवाणी जी की न्यायप्रियता के कारण ही यह सदन चल पाया है। क्या बात है। सामान्य शिष्टाचार जो था, जो आज थोड़ा मिसिंग है, वो किस तरह का था। तो मुझे लगा ये पढ़ के, ये सुन के मुझे ऐसा लगा कोई झरना सा शरीर में बह गया हो। और मुझे लगता है कि जब आपके शरीर में इस तरह की रासायनिक क्रिया कोई होती होगी तो आपके वो सारे पैरामीटर्स जो एक किसी ब्लड टेस्ट से हम जांच करवाते हैं, तो मुझे लगता है मेरा ब्लड प्रेशर भी ठीक हो गया होगा, मेरा कोलेस्ट्रॉल भी ठीक ठाक अवस्था में आ गया होगा फिर से, और ब्लड सर्कुलेशन मेरा ठीक हो गया होगा। तो मेरे दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं वो भी अपना काम ठीक कर रहे होंगे इस भाषण को सुनने के बाद। हाल ही में देश का सबसे बड़ा गृह प्रवेश हुआ। हमारी जो संसद थी उसमें हम लोगों ने उसमें पहला सत्र उसका था, विशेष सत्र का आयोजन था। महिलाएं तालियां बजा रही हैं, उनके लिए ही था। आरक्षण की बात होनी थी उसमें जी। जब वो गृह प्रवेश हुआ, उस सदन में हम प्रवेश कर रहे थे, तो जैसे हम अपने 2 BHK घर का उद्घाटन करते हैं और गृह प्रवेश करते हैं, उसी तरह से मंत्रोच्चार हुआ, दिशाओं का ठीक ठाक देखा गया कि दिशाएं सही हैं, वेंटिलेशन सही है, ऊर्जा के क्षेत्र सही जगह बने हुए हैं नहीं बने हुए हैं वगैरह, मंत्रोच्चार हुए और सारी बातें हुई। उसके बाद भाषण हुए, प्रधानमंत्री जी का भाषण हुआ, अन्य भाषण हुए। उन सभी संबोधनों में हमारे जो भारतीय नैतिक मूल्य हैं, हमारी वैल्यूज हैं, हमारी जो आदर्श परंपराएं हैं, इवन सदन की जो समृद्ध परंपराएं हैं, उन पे बात हुई और अच्छा फील हुआ। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा और फिर से मुझे लगा कि मेरे अंदर वही झरना फिर से बह रहा है। उसी सत्र में फिर एक सांसद आते हैं, पहले ही सत्र में, और वो अपने सामने वाली दूसरी पार्टी के सांसद को उनके धर्म के आधार पर संबोधित करते हुए आतंकवादी, उग्रवादी, देशद्रोही और सब कुछ कहे जाते हैं। और जब मैं ये सुन रहा था ये सारे शब्द, तो मुझे लगा मैं बीमार सा पड़ गया हूँ। वो शब्द तो गलत थे ही, हल्के थे, लेकिन उन शब्दों के पीछे जो एक तरह की साजिश होती है जो खाइयाँ पैदा करने की, वो भी था। तो एक तो शब्द और फिर उससे उसके साथ की जो सारी नेगेटिविटी, वो मुझे फील हुई। अब उस सांसद को के शब्द तो बाहर निकाल दिए गए, बिल्कुल सदन की कार्रवाई से वो शब्द अलग कर दिए गए, लेकिन वो नेगेटिविटी अभी भी ना तो मैं भूल पाया हूँगा या न देश भूल पाया होगा। इवन वो हमारे राजस्थान में चुनाव होने जा रहे हैं, तो उन्हें टोंक का उस पार्टी ने प्रभारी भी बना दिया है, प्रभारी भी बना दिया है, और उसी नेगेटिविटी को अपने प्लस में बदलने के लिए उनको वहाँ का प्रभारी बनाया गया, अपने एडवांटेज के लिए उनको वहाँ का प्रभारी बनाया गया। सुषमा स्वराज जी का 2014 का भाषण था, लेकिन कैसे कि एक भाषण ने मुझे बीमार किया और दूसरे भाषण ने मुझे वेल बीइंग की तरफ। नेचुरल है। एक चीज़ और भी है सर, कि क्या आम मर्रा जिंदगी में जिस तरीके से लोग जो बोलचाल की भाषा काम में लेते हैं, उन सब भाषा के पीछे बहुत सारे झगड़े खड़े हो जाते हैं। आप अपने घर में परिवार के सदस्यों के साथ अगर रहते हैं, क्योंकि अक्सर आप मोबाइल में रहते हैं, तो परिवार के सदस्यों के साथ आपका वार्तालाप, आपके शब्द, उनके कहे गए, आपके कहे गए शब्द, वहाँ से लेकर आपके कार्य क्षेत्र में जिन शब्दों में आपने अपने आप को एक्सप्रेस किया, मुझे नहीं लगता कि कोई भी शब्द आपका दूर तक पीछा ना करता हो। अब एक चीज़ और भी है कि आप स्टेट वाइज अगर जाएंगे, हरियाणा की लैंग्वेज पे जाएंगे, राजस्थान की लैंग्वेज पे जाएंगे, पंजाब की लैंग्वेज पे जाएंगे, जब हरियाणा का व्यक्ति राजस्थान में बात करता है और खासकर जोधपुर जैसी जगह पे जाकर बात करता है, तो उनको बड़ा अटपटा सा लगता है कि वो किस तरीके से बात कर रहा है, परंतु वो उनकी बेसिक लैंग्वेज है, बेसिक तरीका है बात करने का। अगले व्यक्ति का इंटेंट, उसका इरादा आपको हर्ट करने का है या नहीं है, उस पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती है। तो कई बार ये बात सही है कि शब्द जो है वो
उससे आपको प्रथम दृष्टया ये लग सकता है, ऑफेंडेड फील कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन जरूरी नहीं है कि उस शब्द के पीछे वो आपकी मान्यता हो। बिल्कुल। गाड़ी किसी ने गलत ओवरटेक कर ली या कुछ कर ली तो अंदर से उसके अंदर से ऐसा गुस्सा झलकता है और वो शब्दों के जो बाण आते हैं। मैंने कहीं सुना कि सिंगापुर में जो सीसीटीवी कैमरे हैं वही पुलिस है। हाँ, वहाँ पे तो वही है। तो वहाँ कोई पुलिस नहीं रहती, वो सीसीटीवी कैमरा और जो सेंसर और जो मशीनें हैं, वहाँ जब टक्कर हो जाती है, जब आप ये बात कर रहे हैं, ये संदर्भ दे रहे हैं, तो दो गाड़ियों के बीच टक्कर हो जाए तो मैं अपनी गाड़ी साइड में खड़ी करता हूँ, सामने वाले से हाथ मिलाता हूँ और चला जाता हूँ, और फिर बाद में जो हिसाब किताब होता रहता है वो होता रहता है। तो वो जो एग्रेशन यहाँ जो हम देखते हैं कि आप छोटी छोटी बात में भड़क जाते हैं और फिर उसके रिपरकेशन, उसके प्रभाव दूर तक जाते हैं। ये तनाव पता नहीं कहाँ से आया, ये ज़िंदगी तेज हो गई है या क्या है। बाहर निकलते हैं जेएलएन रोड पे तो पूरे रास्ते में अच्छे अच्छे होर्डिंग लगे हुए हैं। बिल्कुल। उनमें बहुत सारे होर्डिंग में पहले पिंक कलर था, अब येलो हो गया है, और वहाँ महिला शक्ति को लेके बहुत अच्छी अच्छी बात हो रही है कि महिलाओं को मोबाइल दिए जा रहे हैं और आपके बिजली के बिल जो हैं वो सस्ते हो गए हैं, कम हो गए हैं, आपको गैस फ्री दिया जा रहा है। हमारा राजस्थान तरक्की कर रहा है। अब जिस व्यक्ति ने ये सारा डिजाइन किया है, कल परसों एक मीटिंग में वो उस पार्टी के अध्यक्ष से भिड़ गया। सही बात। और उन्होंने वहां पे इतने हल्के शब्द बोले, उन हल्के शब्दों को देख के समझ में नहीं आता कि क्या ये अच्छे अच्छे जो नैतिक बातें जो बाहर होर्डिंग पे लिखी हैं वो उनकी गढ़ी हुई हैं, वो लाइनें, वो शब्द उनके ही गढ़े हुए हैं। अब उसका असर ये पड़ा कि उस पार्टी में संगठन और सरकार के बीच तलवारें खिंची हुई है। उसका असर जो टिकटों का वितरण होगा उस पे होने वाला है, उसका असर चुनाव पे होने वाला है, और चुनाव का जो रिजल्ट आएगा उस पे होने वाला है। तो ये जो छोटा सा जो ईगो प्रॉब्लम हो जाता है, या छोटा सा मैं अपना संयम खो देता हूँ गाड़ी टक्कर होने पे, और उसका प्रभाव कितनी दूर तक जाता है। जैसे हमारे एक एडिटर थे, मुझे एक चीज़ सिखाई। अब मैं एक जगह एडिटर बन के गया और उन्होंने कहा कि अब तुम यहाँ आ गए हो संपादक बन के, और अब तुम्हारी इच्छा होगी कि मैं कल से मेरा काम दिखना शुरू हो जाए अखबार में। अच्छा। है ना, और लगने लगे दुनिया को कि मुकेश माथुर आ गया और ये अब अखबार को बदल डालेगा, और अखबार में वो जो तेवर होते हैं वो दिखने शुरू हो जाएं, पाठकों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो जाए कि बहुत अच्छा हो गया है, अखबार का प्रबंधन कहना शुरू कर दे कि हमने एक अच्छे व्यक्ति का चयन किया है। तो मैंने कहा हाँ सर, यही तो करूंगा मैं, करना क्या है, मैं आया इसीलिए हूं। तो उन्होंने कहा रुक जाइए, ठहर जाइए, अपने आप को जज्ब कीजिए। उन्होंने एक शब्द दिया मुझे, अच्छा, अपने आप को जज्ब कीजिए। तो आपको अपने निजी जिंदगी में, या जब आप एडिटर बन के वहां गए हैं, या किसी भी परिस्थिति में अपने आप को जज्ब करना भी सीखिए। तो एक तरफ हम कहते हैं हम अपने शब्द कहिए, अपने मन की बात कहिए, लेकिन दूसरी बात यह कि अपने आप को जज्ब करना भी सीखिए। तो मुझे जब उन्होंने, मेरे एडिटर ने समझाया कि जज्ब कीजिए, तो उनका कहने का तात्पर्य यह था कि कई बार हमें लगता है कि मैं कह दूं, बोल दूं। सही। अतुल जी ने मुझे कुछ कह दिया, मैं तत्काल प्रतिक्रिया दे दूं, मैं अपने आप को स्थापित कर दूं। अगर आप ठहर जाते हैं कुछ क्षण के लिए तो हो सकता है वो आपके लिए अच्छा रहे। कई बार ऐसा होता है, व्हाट्सएप पे हम लड़ भिड़ते हैं, किसी ने कहा मोदी जी दुनिया के विश्व गुरु बन चुके हैं, और मुझे गुस्सा आता है और मैं उल्टा लिख देता हूं। या कोई कहता है कि राहुल गांधी ऐसा ऐसा, और मैं लिख देता हूं। और ये राहुल गांधी और मोदी पर बहस करते करते हम परिवारों में झगड़े हो जाते हैं। तो ठहर जाइए, थोड़ा अपने आप को जज्ब करिए। तो शब्दों के साथ एक ये मर्यादा मैंने जो सीखी पिछले दिनों, कि शब्द कहिए, अपने आप को एक्सप्रेस कहिए, अपने आप को रोकिए मत, पर अपने आप को जज्ब करना भी सीखिए। रोज सुबह जब अखबार लोगों के हाथों में आता है तो वो जो हेडलाइन है उसको पढ़कर पूरे अखबार का मजमून समझ जाते हैं और उस खबर को समझ जाते हैं। ये भी एक शब्दों का खेल है, और ये खेल जो है अभ्यास से आता है। कुछ तो नैसर्गिक होता है, आपके शब्द उपजना एक नैसर्गिक चीज भी होती है, और कुछ अभ्यास से होता है और पढ़ने से होता है। आज की पीढ़ी के साथ एक चुनौती ये है कि वो पढ़ती नहीं है। और पिछले दिनों जावेद अख्तर साहब को यहाँ सुना था मैंने विद्याश्रम स्कूल में जी। उनकी एक किताब आई थी जादूनामा। राइट जी। और जावेद अख्तर साहब का एक निक नेम जैसा है जादू। उनके शब्दों में तो जादू है ही, लेकिन लोग उनको जादू के नाम से बुलाते भी हैं।
तो जावेद अख्तर साहब ने एक बात कही कि आज की पीढ़ी कहती है यू नो व्हाट आई मीन, और वो चाहती कि आप समझ लो मेरे मन में क्या है। तो जावेद अख्तर साहब कहते हैं कि नो आई डोंट, मुझे नहीं पता तुम्हारे मन में क्या है, एक्सप्रेस करो, शब्दों में ढालो उसको, सही है, उसको आर्टिकुलेट करो। हेडलाइन की बात करते हैं तो उसमें हम लोगों की रोज रात को प्राइम टाइम में, टीवी वालों का प्राइम टाइम अलग होता है, हमारा अलग होता है, हम 2 बजे घर जाते हैं, बिल्कुल। वो 9 बजे अपना कर करा के जहर फैला के घर जा चुके होते हैं। तो हमारी ये जो परीक्षा है ये रोज होती है हेडलाइन देने की, और हेडलाइन देते वक्त आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पिछले कुछ अरसे से एक चीज़ का जो ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि लोगों की भावनाएं आहत ना हो जाएं, और कुछ हेडलाइन देते वक्त आपको यह देखना पड़ता है कि मेरी सामाजिक जिम्मेदारी क्या है। उदयपुर में कन्हैया लाल का गला काट दिया गया था जी। वहाँ की एक गली, दर्जी का काम करने वाला कन्हैया लाल, और उनको किसी व्हाट्सएप स्टेटस के नाम पर किसी ने नफरत से वशीभूत होकर उनका गला काट दिया था, और वह मुद्दा आज तक चुनाव में चल रहा है। यहाँ पे भी शब्दों का ही खेला था जी, जो व्हाट्सएप स्टेटस थे वो भी शब्द थे, और उन्हीं शब्दों के खेले से ये सब कुछ हुआ। बिल्कुल। वो जो व्हाट्सएप स्टेटस था, जो उनके परिवार का कहना था कि बच्चे ने किसी ने गलती से लगा दिया था, कन्हैया लाल को खुद को पता भी नहीं था मुद्दे का भी। बाद हम लोग शाम को न्यूज रूम में बैठे थे जहां हम लोग डिसाइड करते हैं कि हेडलाइन क्या देना है। टेलीविजन पर, व्हाट्सएप पर, सब जगह चल चुका था कि एक फला धर्म के व्यक्ति ने एक फला धर्म के व्यक्ति का गला काट दिया है। उस पर लंबी चौड़ी डिबेट शुरू हो गई थी, और नफरत का एक ऐसा खेल शुरू हो गया था। शाम को हम लोग जब एडिटोरियल की संपादकीय की मीटिंग करते हैं तो वहाँ हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस खबर का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, उसका हेडलाइन क्या होना चाहिए, क्योंकि आजकल हर घटना व्हाट्सएप पे लोग जान चुके होते हैं। तो जो अखबार का जर्नलिस्ट है उसके लिए और ज़्यादा चुनौती हो जाता है कि 24 घंटे बाद मैं ऐसा क्या दूं, ऐसा क्या अलग करूं कि लोग मुझे पढ़ें। लेकिन इस घटना के बाद हम कोई ये नहीं सोच रहे थे कि कन्हैया लाल की हत्या हो गई और हम इसमें अलग क्या करें। असल में उस दिन हमारे सबके कंधे झुक गए और हमें समझ में नहीं आया कि, हमें पता नहीं था कि हमारे करियर में कभी ऐसी किसी खबर से भी हमें डील करना पड़ेगा। और फिर वो जो सारा नफरत की जो चीज़ें चल रही थी, उसके बाद एक हेडलाइन उपजा। हमने हेडलाइन दिया कि ये कोई किसी धर्म विशेष ने किसी धर्म विशेष को नहीं मारा है, ये विशुद्ध रूप से एक आतंकवाद है। क्योंकि ये जिस तरह की घटना थी, जिस तरह से गला रेत कर मार दिया गया था, ऐसा लग रहा था सीरिया या अफगानिस्तान में हम आ गए हों। तो हमने इसको पूरा, उसका जो नैरेटिव था जो नफरत का चल रहा था, हमने उसको आतंकवाद बताकर कोशिश की कि अगले दिन जयपुर के किसी सड़क पे आग ना लगे, जयपुर का कोई मोहल्ला जले नहीं। बिल्कुल। उदयपुर की उस गली में घटना हो गई, लेकिन अजमेर में कोई घटनाक्रम ना हो। तो ये एक तरह की सामाजिक जिम्मेदारी है कि जब मैं हेडलाइन लगा रहा होता हूं तो शब्दों का चयन इस तरह से करूं कि वो समाज की वेलनेस या वेल बीइंग को बढ़ाए, ना कि उसे बीमार कर दे। आजकल की युवा पीढ़ी का शब्दों का चयन बदल गया है। आजकल की युवा पीढ़ी जिस अंगूठे को हम पहले ठेंगा बताते थे, वो आज की डेट में एक एप्रिसिएशन हो गया है। वो शब्द भूल गए हैं और अंगूठा दिखाकर और उसका एप्रिसिएशन बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। इसकी कीमत हम बहुत बड़ी चुका रहे हैं। इसकी कीमत हम डेप्थ से चुका रहे हैं, चीज़ों की गहराई में जाने से चुका रहे हैं। हम जो अपने शब्द सीमित कर रहे हैं, हम जो हमारा शब्दकोश सीमित कर रहे हैं, और हमें लगता है कम शब्दों में सब कुछ कह दें, उसकी कीमत हम गहराई से चुका रहे हैं। गहराई से चुकाने का मतलब यह है कि आज कोई भी घटना हो जाए, इजराइल में फिलिस्तीन के कुछ हमास के कुछ आतंकवादी घुस गए और उन्होंने वहाँ कत्लेआम मचा दिया। उसके बाद इजराइल ने हमास पर हमला बोल दिया, और गाजा पट्टी में इस समय तूफान चल रहा है, लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है जी। ये खबर कल मैंने देखी, आपने देखी, सबने देखी, और अब मैं तैयार बैठा हूं कि मैं ट्विटर पे इस पे 2 लाइन की टिप्पणी कर दूं, बिना ये समझे कि जो पैलेस्टाइन है, जो फिलिस्तीन जो है, वो फिलिस्तीन कैसे बना। फिलिस्तीन जिसका नक्शा पहले इतना होता था, वो सिमटता सिमटता इतना क्यों हो गया। यहूदी जो हैं, यहूदी कौन है, कहाँ से आए हैं उनकी, और इन दोनों के बीच में ऐसी नफरत वाली स्थिति क्यों हो गई है।
मैं बिना इसको समझे हुए और एक लाइन की टिप्पणी ट्विटर पे करके देश का सबसे बड़ा बुद्धिजीवी बनना चाहता हूं। रोजमर्रा की भाषा में भी आज के दिन में अगर अच्छे से अच्छे व्यक्ति से भी बात करेंगे तो उसके शब्दों के चयन उतने बेहतर नहीं है। कई बार तो मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया में जो हम बात करते हैं, जैसे मैं एक संपादक हूं, एक पत्रकार हूं, और हर पत्रकार के जीवन में आजकल ये हो रहा है। मैं कोई भी स्टोरी फाइल करता हूं या मैंने कोई वीडियो बनाया या कोई खबर की, तो वो एक तबका पूरा का पूरा होगा जिसको बिल्कुल ठीक नहीं लगेगी और वो मुझे नीचे ट्रोल करना शुरू करेगा। बिल्कुल। अब वो जो ट्रोल करते हैं उसमें हर व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड का नहीं हो सकता, उसकी शिक्षा वैसी नहीं हो सकती, उसका परिवेश वैसा नहीं हो सकता, उसकी अपब्रिंगिंग वैसी नहीं हो सकती। सब अलग अलग परिवेश से आए हुए हैं, तो वो सब अपने अपने शब्दों का चयन करके अलग अलग तरह से ट्रोल करेंगे। कोई बहुत ही चतुराई से बड़े शब्दों की आड़ में तरीके से ट्रोल करेगा, और कोई इतने हल्के शब्दों में ट्रोल करेगा कि मेरे परिवार के लोग बोलेंगे तू सोशल मीडिया से सबसे पहले हट जा। सही बात। और ये सलाह हम पत्रकारों को रोज मिलती भी है कि ठीक है, तू अखबार में काम करता है कर, पर ये ट्विटर फेसबुक से दूरी बना ले। एक जर्नलिस्ट हैं इंडियन एक्सप्रेस की, जिन्होंने पनामा पेपर्स एक्सपोज किया था, वो हमारे एक वर्कशॉप में एक बार आई थी। उन्होंने बड़ी बड़ी खबरें इंडियन एक्सप्रेस में और बहुत सारे अलग अलग प्रकाशनों में की है। उन्होंने कहा मैं ट्विटर पे नहीं हूँ, मैं फेसबुक पे नहीं हूँ, मैं कहीं नहीं हूँ। तो हमारे एक जर्नलिस्ट, भास्कर के एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि सारी खबरें तो आजकल वहीं से आती है और आप वहाँ नहीं हैं, तो इससे कोई गैप नहीं पैदा हो जाता, इससे आप सूचनाएं आप तक आने में रुकावट नहीं होती? तो उन्होंने कहा बस मैं सिर्फ एक कारण है उस पर नहीं होने का, वो है मेरा पीस ऑफ माइंड। मैं अपने दिमाग की शांति भंग नहीं करना चाहती, इसलिए मैं वहां नहीं हूं। तो अब सोशल मीडिया पे जो जिस तरह के शब्दों का चयन हो रहा है और जिस तरह से ट्रोल किया जाता है, जो शब्दावली चल रही है, धीरे धीरे हमें लगता है कि वही हमारी भाषा है और हम उस भाषा को आपस में बात करते हुए भी यूज कर रहे हैं। जैसे उस सांसद विधूड़ी ने जो सदन में उस व्यक्ति को जो कहा, उसके धर्म के आधार पे जो देशद्रोही और क्या क्या बताया, मुझे लगता है वो पूरी तरह सोशल मीडिया की भाषा है जो पहले हम लोग यूज नहीं करते थे, कभी नहीं करते थे। तो आप जो कह रहे हैं कि ये क्यों हो गया है कि हमारी भाषा इस तरह की हो गई है, कुछ इसलिए भी हो गई है कि वो जो एक टूल है जहां पे मैं जब लिखता हूं तो मैं एक पर्दे के पीछे होके लिख रहा हूं और मुझे सीधा खतरा नहीं है कि अतुल जी अभी आके मुझे थप्पड़ मार देंगे ऐसा लिखने पे। अतुल जी ना तो मुझे ढूंढ पाएंगे, सही बात, और ढूंढ भी पाएंगे तो इतनी एनर्जी क्यों लगाएंगे कि ये कौन मुकेश माथुर है जो ट्रोल कर रहा है। वहीं पे जवाब दे दूंगा, क्या था वहीं पे जवाब दे देंगे, मेरे इस स्तर पे आके दे देंगे। हाँ। और या फिर आप बोलेंगे यार जाने तो बकवास आदमी है। लेकिन अब वो भाषा धीरे धीरे इतना हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं कि फिर मैं अतुल जी से बात करता हूं तो मैं अक्सर उसी भाषा में बात करने लग जाता हूं। उस सांसद की जो भाषा थी वो मुझे वैसी लग रही थी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका बड़ा दोष है। चले अंतिम सवाल कि भविष्य में शब्द और वेलनेस का संबंध कैसे बनेगा? देखिए शब्द मुझे क्या लगता है, मैं आज जो कुछ हूं या हम सारे लोग जो कुछ हैं वो हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज जो शब्दों में जो ढाल के सारी परंपराएं, अपने एहसास, अपनी भावनाएं और अच्छा और बुरा जो मेरे पिताजी ने मुझे बताया, उसके कारण मैं आज ऐसा हूं। तो हम पीढ़ियों से अपनी संस्कृति को शब्दों में लेकर आगे बढ़ा रहे हैं।